है 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ITP GRFA कंक्लूड्स। तो देखो हमने लास्ट वीक में देखा था कि ये जो 6 डे GB9 सेशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है GB9 सेशन। इसको किसने इनॉग्रेट किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, तो अभी ये कंक्लूड हो गया। तो मैंने तब भी बोला था कि ये कंक्लूड होने पे इसके हाईलाइट को हम समझेंगे और देखेंगे। तो वो दिन आ गया है जब ये कंक्लूड हुआ, तो हम देखते हैं हाईलाइट। तो सबसे पहला जो हाईलाइट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, FSSI, इसको आप एकदम याद रखना। इन्होंने 20 लाख रुपए या $25,000 दिया। क्यों? टू दी बेनिफिट शेयरिंग फंड। ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग एक फंड है, उसमें इन्होंने पैसा डाला as the first collective contribution from the Indian seed sector during the GB9 meetings। ठीक है, ये पहला। दूसरा है कि इसी का रीजन को समझते हैं कि क्यों। The BSF मतलब Benefit Sharing Fund is the funding mechanism of the treaty used for support of capacity building, conservation and sustainable use of projects among the contracting party of the treaties। Right? ये हो गया। दूसरा ये है कि एक है ना, ये बनाया गया मतलब एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है एनहेंसमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम्स। आप इसको याद रखना है, एनहेंसमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम। ठीक है, तो इस पे क्या है, डॉक्टर सुनील आर्चक जो कि ICR में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्स में है, ये को चेयर अलॉन्ग विद डॉक्टर माइकल रैम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ने मिलके ये वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज याद रखना है। एक तो दोनों का नाम इंडिया को चेयर में है अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, एंड वर्किंग ग्रुप का नाम। तो ये तीन चीज आपको यहाँ से याद रखना है। देन कुछ मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग पे सामने ये आया है कि जो फार्मर के राइट्स है, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्कशन हुआ, जो कि इंडिया से डॉक्टर RC अग्रवाल एम इसाबेल भट्टा टोरेम नॉर्वे के, इन दोनों ने एक वर्किंग ग्रुप और एक डेलिब्रेशन पे एक रेजोल्यूशन पास किया है कि फार्मर का जो राइट्स है अंडर आर्टिकल 9, एक अंडर आर्टिकल 9 ऑफ क्या, आर्टिकल 9 ऑफ GB9। ठीक है, इसको एग्री किया गया है, एंश्योरिंग इक्विलिब्रियम एंड जस्टिस। इंडिया का ऑफर क्या है? द GB9 वेलकम द ऑफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू होस्ट द ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। तो इस पे आगे काम किसने किया? इंडिया ने किया। इंडिया ने बोला कि पूरे दुनिया में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसलिए हम एक ग्लोबल एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम फार्मर राइट्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इसको पूरी दुनिया में कैसे इक्वली इंप्लीमेंट किया जाए वो चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये है इस पर्टिकुलर न्यूज। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो ये क्या है? तो देखो, ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, MOEFCC शॉर्ट फॉर्म है। एकता नगर गुजरात में हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली ये किया था, इनॉग्रेट किया था, वो हमने लास्ट वीक में देखा। तो इसमें ये भी है, ड्यूरिंग अ पैरेलल सेशन ऑन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन द स्टेट्स वेर इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ सिटीज released under the National Clean Air Program NCAP। इसके अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द मिनिस्ट्री इज गोइंग टू लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण दैट प्रोमोट्स रैंकिंग ऑफ 131 सिटीज। तो देखो, ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक होना चाहिए, रैंकिंग ऑफ सिटीज। अब ये किसके अंडर में होगा? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में होगा। तो इसमें जो है प्रोमोट किया जाएगा कि टोटल जो 131 सिटीज है कंट्री में, ये इसको इंप्लीमेंट करें, सिटी एक्शन प्लान्स। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो इनका टारगेट क्या है कि जो एयर पोल्यूशन है इसको रिड्यूस करना है अप टू 40% बाय 2025-26। तो देखो, ये जो 131 सिटीज है ना, 131, इनको टोटल 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, 1, 2, 3 कैटेगरी। ठीक है, जो 3 कैटेगरी है, इसमें से 47 सिटी को फर्स्ट कैटेगरी में डाला जाएगा विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, एंड
44 सिटीज जो है वो सेकेंड कैटेगरी है विद पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख, एंड थर्ड ग्रुप में 40 सिटीज को डाला जाएगा जिसकी पॉपुलेशन है लेस देन, ठीक है, लेस देन 3 लाख। तो ये आपको याद रख लेना है 131 सिटीज, पहला ग्रुप 47, दूसरा ग्रुप 44, तीसरा ग्रुप 40। बट पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स है पॉपुलेशन 10 लाख प्लस, 3 से 10 लाख और 3 लाख से नीचे, राइट। देन ये कैसे होगा? ये एक सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू इसको किया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट न्यूज पे हुआ है स्वच्छ टॉय कैथॉन। तो ये है क्या? तो देखो, ये एक यूनिक कंपटीशन है जहां पे पीपल वुड बी चैलेंज्ड बाय MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, वेयर टॉयज विल बी मेड फ्रॉम वेस्ट। तो ये आपको याद रख लेना है। अभी अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में ऐसा है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज 2020 was introduced to promote the Indian toy industry, including traditional handicraft and handmade toys, with the objective of establishing India as the global toy hub. अगर हम implementation की बात करें, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) along with 14 ministries of central government is currently implementing various aspects of NAPT. तो ये आपको याद रखना है। कौन? 14 मिनिस्ट्री एंड DIPIIT, ठीक है। अभी इसके रीजंस को देखो। इसका जो रीजंस है, एक तरफ है कि टॉय का जो डिमांड है वो ऊपर जाना, दूसरा तरफ जो है सॉलिड जो वेस्ट है इनको कैसे मैनेज करना। तो ये जो स्वच्छ टॉय कैथॉन है ना, दिस वुड बी ए कन्वर्जेंस बिटवीन NAPT मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज एंड स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जहां पे पीपल वुड बी चैलेंज कि कैसे हम ये सॉलिड वेस्ट से टॉयज को मैन्युफैक्चर मतलब रिसाइकल करके मैन्युफैक्चर कर पाए, ठीक है। अगर हम इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन है, ये 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था by the Prime Minister with the vision of garbage-free cities by 2026. Launch date, launch by and the target, ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके स्क्रीन पे है। अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो इनिशिएटिव जो है, एक तो ये कन्वर्जेंस है, ये हमने देख लिया। तो ये जो कंपटीशन है इसका नॉलेज पार्टनर कौन है? IIT गांधीनगर। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। एंड ये कब होगा? फ्रॉम 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2022, मतलब सेवा दिवस से लेके स्वच्छता दिवस तक। सेवा दिवस जो कि 17 सितंबर को था एंड 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस है, राइट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। जो हमारे राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नेशनल सर्विस की स्कीम्स दिया। अब देखो किनको दिया, वो बहुत सारे लोग हैं। इस कैटेगरी में 2 लोग हैं, है ना। NSS कैटेगरी में 30 लोग हैं, इसमें भी कुछ 14-15 लोग हैं। सो हम उतना सारे नाम को तो याद नहीं रख सकते, हाँ, लेकिन हम अवार्ड कैटेगरी को तो याद कर सकते हैं। वो है यूनिवर्सिटी +2 लेवल, NSS यूनिट एंड देयर प्रोग्राम ऑफिसर्स, NSS वॉलंटियर्स। नंबर ऑफ अवार्डी, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे देखो 20 अवार्डी है, यहाँ पे 30 अवार्डी है। अब किस अवार्ड को कितना मिला ये आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे कितना मिला? 5 लाख रुपए मिला और ट्रॉफी मिला, ठीक है, फर्स्ट अवार्ड। जो सेकंड अवार्ड है वो 3 लाख रुपए कैश प्राइज मिला और सिल्वर मेडल मिला, ठीक। यहाँ पे जो 10 है, 2 लाख रुपए ईच मिला फॉर NSS प्रोग्राम डेवलपमेंट विद ए ट्रॉफी, और 1.5 लाख टू ईच कैश प्रोग्राम ऑफिसर्स विद सर्टिफिकेट ऑफ सिल्वर मेडल। ये 10 लोगों को ये मिला, 10 लोगों को ये मिला, यहाँ के 30 लोगों को 1 लाख रुपए करके मिला है विद सर्टिफिकेट ऑफ ए सिल्वर मेडल। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। RBI कैंसिल लाइसेंस। तो RBI ने किसके लाइसेंस को कैंसिल किया है? द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र। एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखना है, दूसरा है सेक्शन, ठीक है। मतलब क्यों RBI ने इसलिए इनके लाइसेंस को कैंसिल किया क्योंकि RBI के डेटा के हिसाब से इनके पास एडुकेट कैपिटल नहीं है और इनको अर्निंग प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, ताकि मतलब ये बैंकिंग बिजनेस में रहे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर्स है ये इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एंड अभी इनके पास जो कैश है या जो भी एसेट है थ्रू विच
दे कैनॉट पे डिपोजिटर्स इन फुल। तो और बैंकिंग मतलब कोई नया प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, तो बैंकिंग बिजनेस में कंटिन्यू रहने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज व्हाई आरबीआई हैज बैंड इट ऑन द सेक्शन ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 23 22(3)(d) read with section 656 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन बैंक ने कंप्लाई नहीं किया, जिस वजह से लाइसेंस कैंसिल हुआ। तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई एक्शन। आरबीआई किसके अगेंस्ट में एक्शन लिया? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अगेंस्ट में एक्शन लिया अंडर सेक्शन 45(1)(b) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो क्यों लिया गया है? सिंपल सा बात है, यहाँ पे रीजंस तो बहुत ज्यादा सामने नहीं है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को ये बोला गया है कि आप अपना जो रिकवरी है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ना कराइए। तो यही एक्शन है। The NBFC may continue to carry out recoveries of रुपये through its own employees, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू उन्होंने बंद करा दिया है कराना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस किससे रिलेटेड है? आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा से रिलेटेड है। एंड आनंद महिंद्रा आरबीआई के बोर्ड में है, राइट। तो ये इसीलिए ये न्यूज थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। सो जो पर्सन उनके बोर्ड में है, गवर्निंग बोर्ड में है, तो उन्हीं के कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन होता है। सो दिस शोज द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है झूलन देवी। ये जो झूलन गोस्वामी है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो हाल ही के दिनों में इनका रिटायरमेंट मैच हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो इनके पूरे स्टेटिस्टिक्स दिया हुआ है, जो हमको बहुत ज्यादा तो जानना नहीं है, बट यस यू शुड नो हु झूलन गोस्वामी वाज। So next is Bihar plans 2 new academics to promote सूरजपुर बाजिका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिहार का गवर्नमेंट का ये है कि उनको दो एकेडमिक्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? सुरजापुरी बाजिका डायलैक्ट्स। ये जो डायलैक्ट्स है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। सबसे पहले है मेक इन इंडिया। तो देखो जो मेक इन इंडिया है, ये 25 सितंबर 2022 को अपना 8 ईयर कंप्लीट किया है, राइट। तो अगर हम मेकिंग इंडिया की बात करें, मेकिंग इंडिया हैज सब्सटेंशियली अकम्प्लिश्ड अक्रॉस 27 सेक्टर्स पे अभी तक मेक इन इंडिया का काम हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सिम्फोनी। अब ये सिम्फोनी क्या है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जी शंकर रेड्डी जो है, इन्होंने लॉन्च किया है सिम्फोनी। ठीक है, तो सिम्फोनी इज द स्टार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ अ डायलॉग ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस comprised of a broad range of policy thinkers, stakeholders and influence with an aim to boost tourism sector in north east region। तो ये सिम्फनी किससे रिलेटेड है एंड क्यों लॉन्च हुआ है, मतलब और किसने लॉन्च किया है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट एसीआईसीआई न्यू डायरेक्टर जनरल। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेंद्र कुमार, इनको ईएसआईसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है, इसको शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम दिया गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात सीरीज में अनाउंस किया है। नेक्स्ट है इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड बिजनेस। तो देखो, दी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ईपीसीएच इन एसोसिएशन विद इंडियन मिशन इन गौतेमाला, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे इन्होंने मेक इन इंडिया का एक ट्रेड शो एग्जीबिशन ऑन इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट को किया हुआ है, राइट। सो दैट मतलब इससे बेसिकली हो गया क्या कि वहां के लोगों को इंडिया के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पता चलेगा, एंड प्रोबेबली जब वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो यहाँ से वो सारा चीज इंपोर्ट करके वो लेके जाए एंड वहां पे ये बेचे। तो सिंपल सा बात है, मतलब इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया गया। तो इसके में और डिटेल्स को पढ़ते हैं। 10 नेशनल मास्ट क्राफ्ट पर्संस एंड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया आर डिस्प्लेइंग द वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जिसमें होम डेकोर, होम फर्निशिंग, कारपेट्स, फर्नीचर, लैम्प्स, फैशन ज्वेलरीज, ये सारा चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो प्रोबेबली दिस कैन बूस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, जो है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप।
ओके, अब ये क्या है? तो देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कमिट किया ₹7,385 करोड़ अंडर फंड ऑफ फंड स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट फॉर 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और कितने स्टार्टअप है टोटल? 720 स्टार्टअप फंड को ये किया गया, इसमें फंड किया गया थ्रू 88 इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, देखो ये तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है सिडबी। लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो सेबी का है, राइट? सो कई सारे रेगुलेटर इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो फंड ऑफ फंड है इसको स्टार्ट किया गया था 2016 बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस पे अभी 24 सितंबर 2022 को ये एक्स्ट्रा 7,385 करोड़ इस पे प्लेज किया गया है। ठीक है, कमिट किया गया है। नाउ the AIF, All India Fund, in turn had invested 11,206 crore in 720 startup, राइट? तो मतलब देखो ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। एक एक स्टार्टअप को खड़ा किया गया, अब यही स्टार्टअप फिर दूसरे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है एंड ये चेन आगे बढ़ता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड डेटा तो उसी प्रकार यहाँ पे आया है। तो 11,206 करोड़ इस चेन के थ्रू मोबिलाइज हुआ है, राइट? एंड इस पे no, the startup like Unacademy is also there. Now, जो कॉर्पस था, इनिशियल कॉर्पस था वो 10,000 करोड़ था, किसका? एफएसएस का। ठीक है, तो और ये जो है ओवर ए पीरियड ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन दोनों पे ये रहेगा, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरोग्य मंथन 2022, राइट? तो आरोग्य मंथन क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो एक 2 डे सेशन हुआ था आरोग्य मंथन 2022 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये कंक्लूड हुआ है। ये कंक्लूड होने के साथ साथ द इंडियन गवर्नमेंट हैव सेलिब्रेटेड 4 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड 1 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो देखो 4 साल किसका एंड 1 साल किसका, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार या आयुष्मान एक्सेलेंस अवार्ड 2022 दिया है एंड बिलीव मी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है? परिवंतपुरम मैनम, आंध्र प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट। टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी की बात करें तो वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धाराबाद, कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश नहीं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं, केरल, मेघालय, गुजरात, मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, एक हैकाथॉन हुआ था, द विनर्स ऑफ EDPM हैकाथॉन सीरीज 1, इसको किन्होंने जीता? बजाज फिनसर्व के टीम एक्सकाबिलियर ने जीता है। नाउ व्हाट इज हैकाथॉन? हैकाथॉन का मतलब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, लोग आते हैं उसको थ्रू टेक्नोलॉजी सॉल्व करते हैं एंड उसी को बोला गया है हैकाथॉन। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्यूशन में अराइव करना इज कॉल्ड हैकाथॉन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जलदूत ऐप। तो इस ऐप को आज लॉन्च किया जाएगा। ये कल के PIB में अपीयर हुआ है टुमारो के नाम से, मतलब ये आज के दिन ये लॉन्च होगा। यूनियन मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च करना है। तो जलदूत ऐप क्या है? तो देखो ये कुछ नहीं, एक डेटा डेसिमेटर है। ठीक है, मतलब जलदूत ऐप विल एनेबल ग्राम रोजगार सहायक GRS टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ द सिलेक्टेड वेल ट्वाइस ए ईयर, प्री एंड मानसून, post monsoon. Every village adequate number of measurement location 2 to 3 shall needs to be selected. This will be represented of the groundwater level in that village. मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके डेटा ये फार्मर्स तक लेके जाएगा, राइट? तो एंड ये प्री मानसून भी रहेगा, पोस्ट मानसून भी रहेगा, क्योंकि प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून वाटर लेवल में ह्यूज चेंजेस होता है। देन the app will facilitate panchayat with robust data which can further used for better planning of works. The groundwater data could be utilized as part of Gram Panchayat Development Program and मनरेगा, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है जो नाविक सिस्टम है। नाविक क्या है? एक जीपीएस का ही वर्जन है, लेकिन ये इंडियन वर्जन। जैसे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। राइट, मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन में हम जीपीएस का यूज करते हैं। इवन जो अलग डिवाइसेस है उनके नाम को ही हम, मतलब उनके नाम ही हमने रख दिया जीपीएस डिवाइसेस, जबकि जीपीएस इज ए टेक्नोलॉजी। राइट, इट्स ए लोकेशन डिवाइस। तो नाविक जो सिस्टम है ये इंडिया का सिस्टम है। राइट, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्टफोन मेकर्स को ये कही कि यू विल हैव टू पुट नाविक इन दी मोबाइल फोन। तो इससे हो, जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या होगा ना, उनके हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करना होगा। बिकॉज वो तो आपने देखा होगा कि एक तो जीपीएस को सपोर्ट करता है, दूसरा कुछ कुछ जो चाइनीज ब्रांड है बाइडू को सपोर्ट करता है। सो बाइडू इज द चाइनीज वर्जन ऑफ जीपीएस। राइट, और एक है रशियन, एक रशियन भी है, बट वो इंडियन स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है। राइट, क्योंकि वो रशिया के लोकल्स को दिखाता है, बट ऑल्दो इट इज कैपेबल टू शो इंडिया एज वेल, बट वो थोड़ा सा कम है रेंज उसका। बट नाविक की बात करें तो नाविक जीपीएस से भी स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू इंडिया का मेनलैंड। राइट, मतलब इंडियन रीजन में जीपीएस से भी अच्छा काम करेगा नाविक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ न्यूज पे। वो है जो 23 आईआईटीज है इंडिया में। राइट, इन्होंने मेगा आर&डी फेयर में सब कोलैबोरेट हो गए। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फेयर टू बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 14 में एक फेयर होना है, जिसमें जो 23 आईआईटी इंडिया में जितने भी आईआईटी है उन्होंने सबने ये कर दिया है। मतलब सबने कोलैबोरेट किया हुआ है इस मेगा आर&डी। इसका नाम क्या है? इनविटिस। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं आपको, आपके लिए शायद छोटा है। ILNVENTIV, इन्वेंटिव। ठीक है, ये है इसका नाम, तो ये आपको याद रख लेना है। अब जो सितंबर 27 है इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्या डिक्लेयर किया गया है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये अभी आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। वो ऐसा है कि आपको कुछ दिन पहले एप्पल 14 रिलीज हुआ है। तो एप्पल 14 मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एप्पल ने ऐसा कंफर्म नहीं किया है, बट यस एप्पल हैज सेड कि दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट इन दी तमिलनाडु फैसिलिटी। फॉक्सॉन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ताइवान बेस्ड कंपनी, उनकी एक फैक्ट्री तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में एप्पल इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो यहाँ पे देखने वाला ये बात है कि एप्पल जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा मतलब चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा। सो हाई चांस कि एप्पल 14 का प्राइस इंडिया में थोड़ा सा कम रहे, बट नॉट इन इनिशियल डेज, क्योंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसको अगर इमीडिएट सस्ता किया गया तो उसका प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब ये प्रीमियमनेस खत्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि एप्पल का यूएसपी प्रीमियमनेस को ही दर्शाता है। सो इन दैट सेंस, तो आप आगे क्या होगा ये तो एप्पल की प्राइसिंग पॉलिसी या स्ट्रेटेजी से ही समझ में आएगी। बट यस, एज ऑफ नाउ इट इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट। तो जो डिलीवरी टाइम है इंडिया में वो कम हो जाएगा। जो पहले 15 दिन लगता था वो शायद आप 3 से 4 दिन हो जाए। राइट, देन स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है, जो कंपनी मतलब जो रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग, इन्होंने इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट को 7.3 ही रखा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन कंडीशन। राइट, 7.3, तो ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं फिर कुछ वन लाइनर पे। वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कर्नाटका। तो उन्होंने दो चीज किया, एक तो दशहरा फेस्टिवल का इनोग्रेट किया है, दूसरा आईआईटी धारवाड़ को भी उन्होंने इनोग्रेट किया है। तो आईआईटी धारवाड़ कहाँ पे है? केरला। देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि 2015 से 20 तक का वैलिड था, इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब ये जो पॉलिसी था ये सितंबर 30, 2022 तक वैलिड था। मतलब इसको और भी एक्सटेंड किया गया है। अभी ये फिर से एक्सटेंशन मिला है इसको 6 महीना, जो कि अक्टूबर 1, 2022 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है नेशनल एक्सपो ऑन इको अल्टरनेटिव। अब ये क्या है? तो देखो, ये जो है
ये इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है टू प्रमोट इको अल्टरनेटिव टू बैन सिंगल यूज्ड प्लास्टिक। जैसे कि आपको पता है 1 जून से 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। तो एक नेशनल एक्सपो ऑन इको अल्टरनेटिव, मतलब इसके जगह पे क्या लाया जाए, तो चेन्नई में इसका एक्सपो किया गया। तो देखो जो यूज है, मतलब कॉयर का यूज कर सकते हैं, बैगेज, राइस या व्हीट ब्रांड, ये सब चीजों का यूज करके कुछ नेचुरल फाइबर्स का आइटम बना सकते हैं जो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव साबित हो सकता है प्लास्टिक बैग का। राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला न्यूज है भूमि पूजन। तो ये क्या है? तो देखो जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है, इन्होंने 350 बेड का जो ईएसआईसी हॉस्पिटल सनात गुजरात में है, उसका भूमि पूजन उन्होंने किया है। अगर हम करंट स्टेटस में देखें तो 2013-14 में 387 मेडिकल कॉलेजेस था, जो कि बढ़ के अब 596 हो गया 2021-22 में। अगर हम एमबीबीएस सीट की बात करें 51,000 से 89,000 बढ़ गया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 31,000 से 60,000 हो गया है, राइट, ड्यू टू द इंक्रीज इन द मेडिकल कॉलेजेस। आगे बढ़ते हैं। आईएनएस तक्ष इन पोर्ट जेनेटिल गैबोन। तो देखो ये आईएनएस तर्कश जो है इंडियन नेवी का, ये पार्टिसिपेट कर रहा है कहाँ पे? पोर्ट सेनेल गैबोन में, एज ए पार्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट इन गल्फ ऑफ गुनिया फॉर एंटी पायरेसी पेट्रोल। ठीक है, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गाबोन का कैपिटल कौन सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईएनएस सुनैना इन सेचेलिस। तो ये जो आईएनएस सुनैना है, ये पोर्ट विक्टोरिया सेचेलिस में एक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने गई हुआ है। उसका नाम है कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस। तो इसमें और भी अलग अलग देश, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, है ना, तो ये सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। देन 1 वीक 1 लैब। तो ये है सीएसआईआर का इनिशिएटिव। सीएसआईआर के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद है। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया 1 वीक 1 लैब कैंपेन, 1 वीक 1 लैब campaign to show the technological breakthrough and innovation in each of the 37 CSIR laboratories institute spread across the countries. So I hope ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पे, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये न्यूज क्या है? तो देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये 208 करोड़ रुपए खर्च करके, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लगा रहे हैं। एंड ये किसके लिए लगा रहे हैं? ये इसरो के लिए लगा रहे हैं, बिकॉज ये इंजन किसको चाहिए? इसरो को चाहिए, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जीईएम एंड यूपी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड उत्तर प्रदेश। तो क्या रिलेशन है इसका? रिलेशन ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इट हैज एमर्ज एज द टॉप बायर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल with a gross merchandise value of more than 24,000 करोड़। ठीक है, 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का परचेस किसने किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में किया, थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। यूपी को 2018 में भी बेस्ट बायर अवार्ड मिल चुका है एंड सुपर बायर अवार्ड 2019 में मिल चुका है। सो ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं ओईडीसी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर का डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ओईडीसी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर वो इंडिया का जो ग्रोथ फॉरकास्ट है, ओईडीसी बोला है 6.9% एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर बोला है 7.3% फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23। सो ये तो आपको याद कर ही लेना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है जलदूत ऐप। तो ये देखो, ये जलदूत ऐप आपने कल के न्यूज में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, कि व्हाट इज जलदूत ऐप। तो देखो, इसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब जॉइंटली डेवलप करके इन्होंने लॉन्च किया है टू मॉनिटर द ग्राउंड लेवल वाटर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये आपको ना याद कर लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन से मिनिस्ट्री से ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अगर हम डेटा की बात करें तो देखो ये डेटा उठ के आया है कि तमिलनाडु में इट्स 86%, कर्नाटका में 85, तेलंगाना में 84। अगर हम टॉप की बात करें तो ये टॉप 3 स्टेट है। अगर हम बॉटम 3 स्टेट की बात करें,
पंजाब है 69, राजस्थान 59, हरियाणा एट 56। ठीक है, तो इसको क्यों लॉन्च किया गया, ताकि पूरे देश भर में जो फार्मर्स है उनको एक आइडिया मिले कि ग्राउंड वाटर किस लेवल पे है, सो दैट दे कैन प्लान देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू next news, that is job grew in the final quarter of last fiscal, manufacturing sector is the largest contributor। तो ये सर्वे क्या चीज का है, तो देखो ये जो सर्वे है ये क्वार्टरली सर्वे है, राइट। तो इसको किसने रिलीज किया, इसको रिलीज किया गया है यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। अभी इस रिपोर्ट पे क्या आया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है लास्ट फिसल, मतलब अभी कौन सा चल रहा है, FY23 चल रहा है, लास्ट मतलब FY22 का जो फाइनल क्वार्टर है, मतलब Q4, उसका डेटा है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि न्यूज को इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट। तो देखो ये पर्टिकुलर न्यूज ना मैंने टेबुलर फॉर्म में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपको समझाना था कि आप इंटरप्रेट कैसे करो न्यूज के लाइन को। ये द हिंदू का क्लिपिंग्स है। सो फाइनेंशियल ईयर 22 ये Q4 का डेटा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। नाउ estimated employment in 9 non-farm sectors rose to 3.14 during September to December 21 to 3.18 करोड़ in January March 2022। ठीक है, तो देखो 3.14 से लेके ये 3.18 करोड़ तक ग्रो किया है। ओके, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखो मैन्युफैक्चर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर इन द कंट्री, एम्प्लॉइंग 38.5 of the worker according to the fourth round quarterly employment survey QES। किसने रिलीज किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर में। तो देखो ये आपको याद कर लेना है। हाँ, बाकी आप बाकी डिटेल्स उतना नहीं जाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप जान गए इनफ। अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो जो न्यूज है ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला जो शिंडेस क्लेम ऑन द रियल शिवसेना। तो देखो महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट, बट चेंज इन गवर्नमेंट तो हुआ है बट नॉट चेंज इन पार्टी। मतलब जो शिवसेना है वो पहले भी पावर में थी, आज भी शिवसेना पावर में है, बट जो रियल शिवसेना कौन है इसको लेके जो इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल दिया है कि इट इज फॉर इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड दैट हु वुड बी द रियल शिवसेना। मतलब जो पहले गवर्नमेंट में थे MVA महाविकास अघाड़ी के साथ लेड बाय मिस्टर उद्धव ठाकरे और द करंट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, किनका ग्रुप इज द रियल शिवसेना। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पे क्या न्यूज आना है ये तो आगे ही आएगा वंस इलेक्शन कमीशन टेक्स हिज स्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम कुछ वन लाइनर पे। तो पहला वन लाइनर है इनॉग्रेशन का। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने कायरोजेनिक इंटीग्रेटेड कायरोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये देखो ये न्यूज हमने कल देखा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसको कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के कैंपस में। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी साउथ जोन। ठीक है, ये है सेकंड न्यूज। आगे बढ़ते हैं हमारा G20 समिट को लेकर। तो देखो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये बाली इंडोनेशिया गए हुए हैं टू पार्टिसिपेट इन दी G20 समिट, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ G20 समिट मतलब G20 ग्रुपिंग कब एक्सिस्टेंस में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है MOU। तो ये MOU है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। ठीक है, ये CDOT कौन है, ये एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसको आप याद करना कि ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर में एक R&D सेंटर है। नाउ इन्होंने साइन किया MOU किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ किया। क्यों किया,
for cooperation in various fields of telecom spanning IoT, M2L, AI, ML, cyber security, 5G and beyond technologies। तो देखो ये टेक्नोलॉजी क्या है ये उतना डिटेल्स में हमको नहीं जानना है। ठीक है, IoT मतलब स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट स्पीकर हो गया, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं वो IoT। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, देन 5G नेटवर्क। तो कुछ कुछ चीज तो आपको भी पता है। सो उसमें हम नहीं जाते, बट यस हम जान लेते हैं कि किसने क्या साइन किया और किस वजह से साइन किया है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ वन लाइनर्स पे, वो है डिफेंस एक्सपो। तो देखो जो 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो है, इसका डेट फाइनलाइज हो गया है, ये गांधीनगर गुजरात में होगा बिटवीन अक्टूबर 18 एंड 22। ठीक है, अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर के 20 तारीख तक बिजनेस डे रहेगा, एंड 21 एंड 22 वुड बी फॉर द पब्लिक डिस्प्ले। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 1300 डिफेंस कंपनी अभी तक रजिस्टर कर चुकी है, पहला। दूसरा है इसमें शिप भी डिस्प्ले किया जाएगा, मतलब इवन फॉर द पब्लिक द इंडियन नेवल शिप वुड बी देयर फॉर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड, ये आपको याद कर लेना है अलॉन्ग विद डेट्स। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 13 FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022। तो देखो ये जो यूनियन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो मिनिस्टर कंसर्न है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 13th FICC ग्लोबल स्किल समिट 22। थीम क्या है? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन इन न्यू दिल्ली। तो आपको ये याद कर लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। जो धर्मेंद्र प्रधान है, द सेम मिनिस्टर दैट वी हैव सीन अबाउट फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्क्लेव पे। ऑन क्या? ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डीकेन यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद TCS इन दिल्ली। तो ये आपको याद करना है, आपको पूछ सकता है कि कौन सा प्राइवेट कंपनी है इन एसोसिएशन, कौन सा यूनिवर्सिटी है, किसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपसे पूछ सकता है, इवन आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है जिसका आंसर दिल्ली होगा। ये सारा चीज छोटा इंफॉर्मेशन हमको लगता है, बट वी ऑफन मिस इट, बट वी शुड थिंक हाउ वी शुड रिमेम्बर इट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपको रिविजन से ही याद होगा, बाकी कोई अदर ऑप्शंस नहीं है जिससे आपको याद हो। मतलब रिविजन से क्या होता है ना, विजन मेमोरी बनता है। आप बार बार एक चीज को देखते हो, पढ़ते हो, वो आपके विजन मेमोरी में बैठ जाता है। सो आप बीपीडिया को डाउनलोड करो और इसको तुरंत रिवाइज करना शुरू करो। 10 दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, राइट। तो ज्यूरी फॉर्म किया गया था, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, एंड अनुराग ठाकुर द कंसर्न मिनिस्टर हैव यू नो डिक्लेयर्ड दिस कि जो आशा पारिक है, श्रीमती आशा पारिक, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस, शी इज गोइंग टू गेट हॉनर्ड बाय दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022। ठीक है, इनको दिया जाएगा 68 नेशनल फिल्म अवार्ड टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर। आज जो आशा पारिक है, इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका है इन 1992। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ वन लाइनर्स पे, वो है नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस पे न्यूज ऐसा है कि जो नेशनल टूरिज्म डे था, जो कि कल के दिन में था, आज 28 है, 26 को था नेशनल टूरिज्म डे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे श्री जगदीप धानकर, इन्होंने नेशनल टूरिज्म अवार्ड प्रेजेंट किया है। तो ये अवार्ड टोटल 81 अवार्ड्स गिवन दिस ईयर हाइलाइट्स द अचीवमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन 2018-19। तो देखो 81 अवार्ड्स किसको क्या मिला ये तो हम याद नहीं रख सकते, बट हम इतना जानते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे अवार्ड दिया गया, या वर्ल्ड टूरिज्म डे ही आपको पूछ लेगा, तो उसके कंसर्न न्यूज भी आपको जानना जरूरी है। अगर हम पोषण अभियान 22 की बात करें, तो देखो पोषण अभियान 2022 में पोषण माह चलता है। तो अगर हम उस पोषण माह की बात करें, पोषण माह मतलब दैट इज ए पीरियड ऑफ मंथ। पोषण माह, माह इन हिंदी इज मंथ। ठीक है, उसको MAAH लिखा जाता है। नाउ a total of 12.77 lakh activities conducted during पोषण पखरवाड़ा 22, जिसमें से 5 लाख के आसपास एनीमिया प्रिवेंशन, 7 लाख के आसपास ऑन आयुष फॉर एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड
56,186 वेबिनार लिया गया ऑन रोल ऑफ आयुष टू एड्रेस एनीमिया है। ठीक है, मतलब एनीमिया इज द मेजर कंसर्न। सो एनीमिया के रिगार्ड्स एवरी एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट ने टच किया ऑन पोषण अभियान 2022। तो नेक्स्ट हम कुछ प्राइवेट न्यूज पे जाते हैं। न्यूज ऐसा है कि रेजर पे जो है, जो एक फिनटेक कंपनी है, उन्होंने एक्वायर किया पॉश वाइन को। वो भी फिनटेक कंपनी है बट दे आर मोर इनटू लॉयल्टी एंड रिवार्ड, वेयर एज रेजर पे इज इनटू एक्सेप्टिंग मनी, राइट। पेमेंट गेटवे है रेजर पे, बाकी शुरू पेमेंट गेटवे से हुआ है, लेकिन आज के दिन में दे आर फिनटेक, राइट। सो दे आर स्टिल इन फिनटेक, दे मतलब स्टिल इन एक्सेप्टिंग पेमेंट, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका टेक्नोलॉजी, उनका रिपोर्टिंग बढ़ता ही जा रहा है। सो इन दैट सेंस दे आर फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। अगर हम पॉश वाइन की बात करें तो ये 2016 से ऑफरिंग इट्स लॉयल्टी एज ए सर्विस प्रोडक्ट ओवर 20 लीडिंग बैंक्स एंड नेटवर्क। तो जो पॉश वाइन है, इनका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है। कस्टमर्स लाइक HDFC, एक्सिस, SBI आर देयर इन इंडिया। तो उनको रिजर्व पे ने खरीद लिया है सो दैट दे कैन गेट इनटू द लॉयल्टी एंड रिवार्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे जो पॉश वाइन होता है, ये रिजर्व पे का 7th एक्विजिशन होता है। मतलब अब तक रिजर्व पे ने टोटल 6 कंपनी को ऑलरेडी खरीद चुकी है, दिस पॉश वाइन इज द 7th वन। नेक्स्ट अगर हम ऑटोमोबाइल सेल्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेल्स को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, आपको जनरल इकोनॉमी में क्या होगा वो चीज को समझने के लिए ये न्यूज समझना जरूरी है। तो इसमें ऐसा है कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स है करेंट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, इसमें टोटल 14 लाख गाड़ी बिके हैं, 1.4 मिलियन। अब इसमें से एज मेनी एज 0.54 मिलियन या 37.8% जो है वो दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना एंड गुजरात के शहरों में बिका है। वेरएस अगर हम सबसे नीचे के तरफ देखेंगे तो उड़ीसा, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिर्फ 18.9% ही बिका है। तो ये आपको याद कर लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एक्विजिशंस पे। सो जो इंडियन प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक है, इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है, राइट, टू इन्वेस्ट 49.9 टू 69.9, मतलब सीधा सीधा 50 करोड़ से 70 करोड़ फॉर ऑलमोस्ट 10% स्टेक इन गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक 50 से 70 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, समवेयर अराउंड 10% का स्टेक उनसे खरीद सकते हैं। आगे की हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीम। तो ये इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो वेबकास्ट या लाइव कास्ट के थ्रू दिखाया गया है, राइट। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स जिसको दिखाया गया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, जस्टिस DI चंद्रचूड़ एंड संजय कृष्ण कौल, जस्टिस संजय कृष्ण कौल। इनके मतलब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसको वेबकास्ट किया गया, लाइव स्ट्रीम किया गया। तो ये न्यूज आपको जान लेना है की। सो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले न्यूज से, वो है जयपुर फोर्ट। तो ये न्यूज क्या है? तो न्यूज ऐसा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, न्यू वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक टीम को फ्लैग किया, मतलब एक टीम को उन्होंने भेजा कहां पे? भगवान महावीर विकल्प सहायता समिति, राइट, BMVSS। ये जो टीम है यहां से कहां जाएगी? सीरिया जाएगी, टू सेट अप ऑन द स्पॉट आर्टिफिशियल लिम्ब, दैट इज जयपुर फोर्ट। तो ये एक आर्टिफिशियल लिम्ब से जुड़ा हुआ है जयपुर फोर्ट, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर। ओके, एक फिटमेंट कैंप कहां पे? दमस्कस, जो कि सीरिया में है, वहां पे ये टीम सेटअप करेगी, राइट। उन्होंने टारगेट लिया है कि 600 आर्टिफिशियल लिम्ब उनको लगाना है इन 45 डेज। तो देखो, ऐसा पहले भी हो चुका है 2017 में फिलीपींस में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विजिट कर चुके हैं, एंड जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने भी एक इनॉग्रेट किया था हानोई वियतनाम में इन 2019, राइट। तो ये आपको जान लेना है। तो अभी ये कहाँ जा रहा है? दमस्कस, सीरिया में। तो देखो, ये एक सवाल बन सकता है, कहां से जा रहा है?
भगवान महावीर, ये BMVSS, इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट स्कीम है जो हर 3 से 4 महीने में अपने आप को न्यूज में लेके आता है। तो अभी किस लिए आया है? अभी इसलिए आया है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने इसको और 3 मंथ से एक्सटेंड कर दिया है। किसको देखते हुए? क्योंकि सामने अभी नवरात्रि चल रहा है, दिवाली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, सो अलग अलग देश के अलग अलग रीजन में फेस्टिवल्स है कुछ ना कुछ, तो उनको नजर में रखते हुए 3 मंथ से इसको और एक्सटेंड किया गया है, फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू दिसंबर 2022। ठीक है। अगर हम इसके फेस की बात करें तो जो फेस 1 एंड 2 है वो 8 मंथ चला, अप्रैल 20 से नवंबर 20। जो फेस 3, 4 एंड 5 है वो 11 मंथ के लिए चला, एंड जो फेस 6 है वो 6 मंथ के चला, एंड दिस इज फेस नंबर 7। तो ये आप नहीं भूल जाना। तो सो फार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3.45 लाख करोड़ रुपए इन 6 फेसों में आ, खर्च किया है। अगर हम फेज 7 की बात करें जो कि 3 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा? 44,762 करोड़ रुपीस, इतना आएगा। फूड ग्रेन्स यहाँ पे टारगेटेड या एक्सपेक्टेड ये है कि 122 लाख मीट्रिक टन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। ये 5 kg per person per month to all beneficiaries of National Food Security Act will be continued till December 22। तो ये याद रखो, ये टोटल फ्री नहीं है, ये 5 kg पर पर्सन है। बेनिफिशियरीज कौन है? NFSA एक्ट के अंदर में जो भी बेनिफिशियरी है वही लोग इस यहाँ के बेनिफिशियरीज है। तो आपके लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कैबिनेट अप्रूवल MOU बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो देखो ये जो MOU है ना, ये एक्चुअली में 6 सितंबर 2022 को साइन हो चुका है, राइट? जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया आई हुई थी, तो ये ऑलरेडी साइन हो चुका है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। तो इनके बीच में साइन हो चुका है। तो अब ये न्यूज की क्या है? तो अब ये न्यूज ये है कि जो यूनियन कैबिनेट है वो इस MOU को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये जो MOU है ये इफेक्ट में आ गया है, करेक्ट? तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा इंडिया को? इसमें तो हमको पता है क्योंकि हमने 6 सितंबर के न्यूज में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि 153 क्यूसेक ऑफ वाटर इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रॉम द कॉमन बॉर्डर रिवर कुशियारी। जो कुशियारी रिवर है वो हमारे बॉर्डर से जाता है, राइट? मतलब बांग्लादेश एंड इंडिया के बॉर्डर में है वो। तो ऑब्वियस सी बात है वहां से पानी तो हर कोई निकालेगा, लेकिन क्या होता है कई बार पानी सूखे के समय में जो भी देश पानी ज्यादा निकाल लेता है तो दूसरे देश को प्रॉब्लम होता है। तो इससे एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए, जिस वजह से ये जो MOU है साइन किया गया, जहां पे 153 क्यूसेक पानी दोनों निकालेंगे, इंडिया भी निकालेगा बांग्लादेश भी निकालेगा। इसको मॉनिटर करने के लिए कमिटी, मतलब एक एक छोटा सा बॉडी रहेगा। अब वो उतने डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हम यहाँ समझते हैं कि इंडिया को किस प्रकार बेनिफिट मिलेगा। The MOU will enable government of Assam to withdraw 153 cubic of water from the common stretch of Kushari River during the dry season। मतलब ये 1 नवंबर से 31 मई के बीच में ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम 153 क्यूसेक ऑफ पानी निकाल सकती है, राइट? सो ये है बेनिफिट MOU का इंडिया को। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ओके। तो यहाँ पे छोटा सा ये है, आप इसको मिस कर जाओ, मतलब हेडलाइन सही नहीं है। हेडलाइन कुछ इस प्रकार है, जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दे दी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, ये 3 को मॉडर्नाइज करने का, और मॉडर्नाइज इन द सेंस बहुत मॉडर्न बनाने का। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो ₹10,000 करोड़ खर्चा कर रही है। सो ये बहुत ही मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनेगी। व्हेन यू कंपेयर दी एमिनिटीज, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ फोटोज रिलीज किए हैं, वो फोटोज तो हमको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सो वो हमको जानने की जरूरत नहीं है, बट यस दिस वुड बी वेरी मॉडर्न, है ना, एयरपोर्ट स्टाइल रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करें कि रीडेवलपमेंट कितने में हो रही है, तो टोटल 199 स्टेशन इज गोइंग ऑन, आउट ऑफ विच 47 स्टेशन का जो टेंडर है वो इशू हो गया है।
तो हमको ये नहीं जानना है, हमको जानना है कि टोटल रीडेवलपमेंट का काम 199 स्टेशन में चल रहा है और कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है 3 बिग रेलवे स्टेशन। एक है नई दिल्ली, एक है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, एक है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है एमओयू बिटवीन आईएसए एंड आईसीएओ। ये है क्या? तो देखो, ये आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ है। तो क्यों साइन किया गया इसको? देखो, इसलिए इसको साइन किया गया क्योंकि इंडिया का जो टारगेट है 2022 का वो है 117 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है बाय 2030। सॉरी, आई गेस मैंने 2022 बताया, नहीं, 117 गीगाबाइट्स बाय 2030, आउट ऑफ विच समवेयर अराउंड 100 गीगावाट इन 2002। ठीक है, ये इंडिया का प्लेज है एंड जिससे 30 टू 35 कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा। तो इसको आप सीओपी से कंफ्यूज मत होना, सीओपी का टारगेट भी 2030 है, लेकिन वो 50% एमिशन को कम करने का है। ये पार्ट ऑफ दैट ये है प्लेज है इंडिया का, बट ये सीओपी 26 का टारगेट नहीं है। देन अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स में ऐसा है, इन ए सेरेमनी held on the sidelines of 42nd national session of International Civil Aviation Organization in Montreal। ठीक है, ये कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुआ है ऑन 26 सितंबर 2022। ये एमओयू साइन किया गया है। अगर हम इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें तो आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो अलायंस है 121 सिग्नेटरी कंट्रीज है इसमें और 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इंडिया की प्लेज की बात करें तो इंडिया ने सीओपी 26 में नेट जीरो कार्बन गोल बोला है बाय 2070। बाकी ये लाइन तो मैंने पहले भी बता चुका हूं। और इसमें एक मेजर चीज आप ये भी जान लो, जो कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट है, जो कि 2015 से ऑपरेशनल है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड अचीवमेंट्स है इंडिया के लिए, ये आप ध्यान में रख लो। कौन है? कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई 100। तो ये न्यूज है क्या? तो देखो, आप अपने स्क्रीन पे 3 इमेज देख पा रहे हो। इनको किसने ढूंढ निकाला है? एएसआई ने ढूंढ निकाला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश बंदरगाह फॉरेस्ट रिजर्व से इनको ढूंढ के निकाला गया। अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो ये जो 26 एंशियंट टेम्पल्स, मतलब एएसआई ने 26 एंशियंट टेम्पल्स को ढूंढ के निकाला है। ये कल्चुरी पीरियड को दिखाता है, मतलब एक कल्चुरी डायनेस्टी था। ये था आपका सेंट्रल इंडिया में, मोस्टली द एरिया कंप्राइजेस ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र एंड टू बी वेरी प्रिसाइज विदर्भ रीजन का। सो कल्चुरी पीरियड 9th सेंचुरी सी टू 11th सेंचुरी सी था। ठीक है, तो बाकी आप इसके डिटेल में नहीं जाओ, आप बस इतना याद रखो कि 26, बिकॉज बाकी तो वो हिस्ट्री पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, दैट इज सीडीएस अपॉइंटमेंट। तो जैसा कि आप ये फोटो पे देख पा रहे हो, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिक्लेयर किया है, बट ये अभी तक ये इनकी नाम कल ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। सो अभी फिर से नोटिफिकेशन आएगा विच वुड से अबाउट हिज अपॉइंटमेंट डेट। सो एज ऑफ नाउ ये टू बी सीडीएस है, लेकिन अभी ये सीडीएस की पोस्ट को एज्यूम नहीं किए थे। Along with the CDS, he would also function as the Secretary to Government of India, Department of Military Affairs। तो आप एक चीज यहां नोट रखो, ये लेफ्टिनेंट जनरल है, मतलब ये 3 स्टार ऑफिसर है, राइट? इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि ये आर्मी के जनरल नहीं थे कभी भी, मतलब आर्मी कमांडर नहीं थे ये, लेकिन ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे ईस्टर्न कमांड के। ठीक है, फ्रॉम सितंबर 19। तो ये कुछ कुछ डिटेल्स आपको याद रखना है। देखो, कई बार आपको नाम नहीं भी पूछेगा, आपको पूछेगा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ये कौन से रेजिमेंट से आते हैं। तो ये आते हैं 11 गोरखा राइफल से। तो ये आपको याद रखना है, 11 गोरखा राइफल्स, और ये कौन से कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे? वो ईस्टर्न कमांड के थे। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। एंड पॉइंट टू नोट इज ही इज नॉट ए 4 स्टार ऑफिसर, मतलब ही वाज नेवर ए जनरल। ठीक है, बट ये अभी सीडीएस बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सुपीरियर रहेंगे किनसे?
जो 4 स्टार ऑफिसर ऑलरेडी है सर्विस चीफ, तीनों सर्विस चीफ से। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ये भी नोट करो कि ये बाकी तीनों से सीनियर ऑफिसर है, राइट। भले ही रैंक में वो मतलब छोटे रैंक से रिटायर हुए हैं, बट इज द सीनियर ऑफिसर अमंग ऑल द 3 सर्विस स्टाफ, सर्विस चीफ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ शहर संवाद एंड टेक एग्जीबिशन। तो ये है क्या? तो देखो, ये जो न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये 2 दिन का एक स्वच्छ शहर संवाद एंड टेक एग्जीबिशन 29 सितंबर, जो कि आज से शुरू होगा, कल तक चलेगा, 30 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, इसमें से अलग अलग राज्य के लोग आएंगे, जब जहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे, राइट। तो ये आपको जान लेना है, स्वच्छ शहर संवाद एंड टेक एग्जीबिशन। लक्ष्य क्या है? गार्बेज फ्री सिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईएफएल वेल्थ हुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ रिच 40। तो आईएफएल एक प्राइवेट कंपनी है, इसको आप बहुत डीप में मत पढ़ो, बट यस, कभी कभी पूछ भी लेता है होल लिस्ट का डेटा। तो निखिल कामत, आप बस एक का ही नाम में याद रखो, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, निखिल कामत जो कि जेरोदा के को फाउंडर हैं, उनका नेटवर्थ 17,500 करोड़ है। ठीक है, ये अंडर 40 लिस्ट में ही इज एट नंबर 1। लेकिन अगर हम ओवरऑल लिस्ट पे बात करें तो निखिल कामत बहुत पीछे है। तो वो लिस्ट को तो मुकेश अंबानी है ना, बहुत जो पुराने बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग लीड कर रहे हैं। बट यस, निखिल कामत एंड कुछ और भी अलग स्टार्टअप्स के लोग भी वहां पे है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। जो जियो टेलीकॉम है, इनके जो हेड कौन है? आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं। ऑन टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट। ठीक है, ये टाइम्स के 100 इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट में है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। देन लिंक्डइन ने एक स्टार्टअप रैंकिंग किया है, उसमें क्रेड, अपग्रेड एंड ग्रो टॉप स्पॉट में है। ठीक है, तो ये आपको जान लेना है। ये लिस्ट में टोटल 25 स्टार्टअप है, तो 25 का नाम तो आप याद नहीं रखना है। हाँ, बट टॉप लिस्ट पे कौन है? क्रेड, अपग्रेड एंड ग्रो। तो क्रेड क्या है? क्रेड एक फिनटेक कंपनी है, ग्रो भी एक फिनटेक कंपनी है, और अपग्रेड एक एगटेक कंपनी है। ठीक है, तो ये भी आप जान लेना साथ में। नेक्स्ट है एनपीसीआई 6 अक्टूबर 31 एज डेडलाइन टू एक्टिवेट ऑफलाइन पेमेंट ऑन रुपए कार्ड। तो रुपए कार्ड में ऑफलाइन पेमेंट की जो प्रक्रिया है, वो एनपीसीआई ने डेडलाइन सेट किया अक्टूबर 31। ठीक है, ये वन नेशन वन कार्ड के अंडर में आता है ये सारा एक्टिविटी। आगे चलते हैं हमारे कुछ वन लाइनर पे। तो सबसे पहला है डीएनएस अलाउंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीएनएस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 4% से बढ़ा दिया है, एंड राइट नाउ इट इज एट 38% आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 4%। अभी अगर हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें, इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी साइन एमओयू। तो ये न्यूज क्या है? इन a significant step towards ensuring long-term fertilizer availability for the farming community, India's fertilizer company Coromandel India International, चंबल फर्टिलाइजर, देखो 3 है, इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर एंड इंडियन पोटाश लिमिटेड। ये 3 कंपनी मिलके कैनपोटेक्स कनाडा के साथ इन्होंने साइन किया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है ना कौन सी कंपनी, तो ये कैनपोटेक्स कनाडा, या कौन तीन इंडियन कंपनी, तो ये नाम आपको याद रखना है। अब यूनेस्को MONDIACULT 2022, ये है क्या? तो देखो, ये एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है जो कि मेक्सिको सिटी में होगा। सितंबर के 28 तारीख से शुरू हुआ है, सितंबर के 30 तारीख तक ये चलेगा। इंडिया में इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर श्री अर्जुन राम मेघवाल। लेकिन इसको, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज देखो, जो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस है, राइट, वो 40 साल पहले हुआ था। कहाँ पे? मेक्सिको सिटी में हुआ था 1982 में। उसके बाद 24 साल बाद ये कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। और अभी थर्ड हो रहा है कहाँ पे? फिर से मेक्सिको सिटी में हो रहा है। तो इसीलिए ये न्यूज ना थोड़ा सा यूनिक बन जाता है, क्योंकि एक तो ये 40 साल पहले से शुरू हुआ है, और 24 साल बाद ये फिर से हो रहा है, एंड दिस इज द थर्ड सच कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे हुए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका यूएई में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसमें जो इंडियन साइड से जो पार्टिसिपेट किए हैं मिनिस्टर, उनका
वहां पे जो से था दैट वाज द सेम विच वी हैव सेड इन सीओपी 26 कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनको यूएसडी 100 ट्रिलियन फाइनेंस करना चाहिए फॉर ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050। रीजन भी एक रीजन समझो, आज के दिन में अगर हम जर्मनी को देखें, यूएसए को देखें, ये लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियलाइज है मतलब इनका इंडस्ट्रीज बहुत पहले से है, तो मतलब ये लोग बहुत कार्बन ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। सो ये लोग जब इतना कार्बन छोड़ चुके हैं और आज के दिन में डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जा रहा है कि भैया आप कार्बन एमिशन को बंद करो, उसका सीधा मतलब क्या होता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोल से, है ना, या कार्बन एमिशन से किसी और टेक्नोलॉजी में मूव करो जो कि न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब वो तो प्रूवन नहीं है। सो इन दैट सेंस जो डेवलप्ड कंट्री उनको बोला गया कि आप जो ऑलरेडी कर चुके हो उसके लिए आप 100 ट्रिलियन में 100 ट्रिलियन यूएसडी आप फाइनेंस करो सभी डेवलप्ड नेशन को, ताकि वो ऐसा टेक्नोलॉजी बिल्ड कर पाए जिससे जिससे कार्बन न्यूट्रल इंडस्ट्रीज बनाया जा सके। ठीक है, देखो कार्बन न्यूट्रल इंडस्ट्रीज बनाने का मतलब ये नहीं है कि कार्बन नहीं छोड़ेगा, वो कार्बन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेकिन वो कैप्चर करने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक, या तो पेड़ लगा देंगे, या तो कोई, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन करा देंगे, तो करा के उसको खत्म कर देंगे। उस चीज के लिए तो पैसा चाहिए, तो ये वही पैसा की मांग है। देन नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेलिब्रेट्स क्या, सेलिब्रेट्स है आपका 18th फॉर्मेशन डे। The theme for this year's Foundation Day was volunteerism in disaster management. क्या है volunteerism in disaster management? Then Popular Front of India, जो हाल ही के दिनों में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोकेशंस में रेड हुआ है, तो कल के दिन में होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू करके कहा है कि इनको अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इनको 5 साल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन लगा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है ट्राइपेट्रेट एमओयू। वो क्या है, ये किसके किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये, स्किल्स काउंसिल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अमेजॉन सेलर प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 लोगों के बीच में है। तो ये 3 लोगों के बीच में क्या है, ये 3 लोगों के बीच में है कि अमेजोन जो है वो ये जो दिव्यांजन है, डिसेबल पर्सन हैं, इनको ट्रेनिंग देगा, इनको प्रॉपर स्किल्स मिलेगा ई कॉमर्स सेक्टर पे, एंड इवेंचुअली दे विल बिकम एम्प्लॉयड इन द ई कॉमर्स स्पेस। ठीक है, is to jointly provide skill training and employment opportunities for person with disability in e-commerce sector. नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 की अगर बात करें तो ये किसको मिला है, ये मिला है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। तो ये आपको याद कर लेना है, राइट, ये 27 सितंबर को इनको ये अवार्ड मिला है। अगर हम 36 नेशनल गेम की बात करें, जो हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कहाँ पे, गुजरात में होगा, एंड गुजरात में पहली बार होगा, एंड ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स है कंट्री का। ठीक है, तो 36 नेशनल गेम, ये ग्रैंड ओपनिंग कहाँ पे हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद टुडे, मतलब ये अहमदाबाद में आज के दिन में हुआ। ठीक है, ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नहीं इससे हमारा आज, लेट्स मूव टू दी फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, दैट इज गवर्नमेंट बोरोइंग प्लान। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट द गवर्नमेंट बजट सेशन में प्रोजेक्ट किया था 14.31 करोड़, आई एम राइटिंग 14.31 crore. Now the government had decided to borrow only rupees 14.21 lakh crore during the 22-23, means in this fiscal, minus rupees 14.21. So you see there is a difference of rupees 10,000 crore. Right now ये difference क्यों आया, ये difference इसलिए आया because the government is seeing a robust collection of taxation, right, direct tax robust collection हो रहा है, जिस वजह से government has lowered the borrowing by rupees 10,000 crore. अब let's move to the next piece of news. तो देखो गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट तो बोरो कर लिया है, अब बचा हुआ है 5.92 लाख करोड़।
ठीक है, मतलब 41.7%। तो इसको गवर्नमेंट कैसे करेगी, ये दिस अमाउंट वुड बी बोरोड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, मतलब वो सेकेंड हाफ कब होगा, ये भी अक्टूबर से शुरू होगा टिल मार्च, राइट, इंक्लूडिंग 16,000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, क्योंकि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात कहाँ पे की गई थी, यूनियन बजट पे की गई थी, राइट। अब ग्रीन बॉन्ड देखो, जैसे बॉन्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल बॉन्ड ही है ये, सोवरेन बॉन्ड ही है, बस ग्रीन ये है कि ये बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे लगाया जाएगा ये पैसा, तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इंक्लूडिंग ₹16,000। तो ये आपको ध्यान देना है, फिर 5.92 लाख करोड़, और यहाँ पे जो 16,000 करोड़ जो गवर्नमेंट बजट पे अनाउंस की थी, वो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू ये अक्टूबर से मार्च के बीच में ही ये पैसा उठाया जाएगा थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज ग्रीन शू ऑप्शंस टू रिटेन एन एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऑफ अप टू 2,000 करोड़, मतलब हर जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट इशू करेगी उसमें गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी। अब नाउ व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन, तो देखो ग्रीन शू सिंपल सा बात है, अगर है ना गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे 100% इशू करना है, तो ये क्या ओवर सब्सक्राइब होता है, तो वहां पे गवर्नमेंट 100% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दे सकती है, तो उस ऑप्शंस को बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन अगेंस्ट ईच सिक्योरिटी, ठीक है। अभी जो टेम्पररी मिसमैच होगा, मतलब गवर्नमेंट को ये पैसा मान के चलो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर ये जो टेम्पररी कुछ दिनों का मिसमैच होता है, वो मिसमैच के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में वेस एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट्स हैं, जो लिमिट 50,000 करोड़ है। ये 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कभी भी आरबीआई से उठा सकती है, बिकॉज ये WMA के अंदर में आता है, एंड दिस इज ओनली टू फिक्स दी टेम्पररी मिसमैच, मतलब ये इस पे इंक्लूड नहीं है। एक बार ये 5.92 लाख करोड़ आ गया तो इस ऑप्शन को और एक्सरसाइज नहीं कर सकती गवर्नमेंट, राइट। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है वर्कशॉप ऑन 24/7 वाटर सप्लाई सिस्टम। तो देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद टेक्निकल कॉपरेशन ऑफ डिशेज जेलसेफ्ट फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन्वॉल्व है इसमें। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये पुरी में ऑर्गेनाइज किया गया है इन उड़ीसा ऑन 29 एंड 30 सितंबर 2022, मतलब कल से शुरू हुआ है, ये आज खत्म हुआ है, राइट। तो इसको आपको याद कर लेना है। देन अगर हम इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें, मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है अमृत 2.0 से, ठीक है, जो कि अक्टूबर 15, 2021 को लॉन्च हुआ था, with a vision to make all cities water secure and provide universal coverage of water supply service in all urban areas of the country। तो देखो वैसे ही आप छोटे छोटे पॉइंट्स में रिवीजन करो तो आपको एक दिन पूरा पार्ट याद हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है कैबिनेट अप्रूवल MOU बिटवीन इंडिया, ओके वेरी सॉरी ये न्यूज़ कल के दिन से है, सो लेट्स स्किप टुडे। ओके देन छत्तीसगढ़ गेट्स अप्रूवल। नाउ छत्तीसगढ़ को किस चीज़ का अप्रूवल मिला है, देखो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स नॉट टू दिस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्लान ऑफ प्रोक्यूरिंग अरहर, राइट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरहर को पिजन पी, मूंग जिसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, एंड उड़द जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, एट MSP इन दी खरीफ मार्केटिंग सीजन, राइट। तो छत्तीसगढ़ में CM कौन है, मिस्टर भूपेश बघेल। तो उन्होंने जुलाई में ही अनाउंस किया था कि अरहर, मूंग और जो उड़द है इनको MSP में खरीदा जाएगा। सो इसके लिए फार्मर विल गेट 6,600 पर क्विंटल फॉर मूंग एंड उड़द, तो ये आपको याद रखना है प्राइस, एंड 7,755 क्विंटल फॉर अरहर, ठीक है, ये दोनों प्राइस आपको याद रखना है। अंडर प्रोक्यूरमेंट विल बी डन अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा फ्रॉम अक्टूबर 17 टू दिसंबर 17, ठीक है। अगर हम इसकी नोडल एजेंसी की बात करें, द स्टेट रन छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन मार्कफेड विल बी द नोडल एजेंसी इन द प्रोक्यूरमेंट, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹100 करोड़ to give a boost to small units in Rajasthan. The state government has approved financial assistance of ₹100 crore for the लघु उद्योग पुरुषोत्तम योजना। तो आपको ये योजना का नाम को याद करना है। तो ये योजना को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बजट में ही डिक्लेयर कर दिया था, वेयर दे हैड ए प्रोविजन ऑफ ₹150 करोड़। तो उसमें से 100 करोड़ अभी दे रहे हैं, मतलब 50 करोड़ बचा हुआ है जो आगे कभी आएगा। द स्कीम विल रिमेन इफेक्टिव टिल मार्च 2024। अभी स्कीम में होगा क्या? ए लोन अप टू 10 करोड़ इज गिवन फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस एंड ₹1 करोड़ फॉर यूनिट गोइंग फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, 10 करोड़ नए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज को दिया जाएगा, 1 करोड़ किसको दिया जाएगा? एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा। अगर हम आरबीआई की गाइडलाइंस की बात करें यहाँ पे, तो 10 लाख के लोन तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, है ना, फॉर आरबीआई एंड नबार्ड। बाकी सब एग्जाम्स के लिए इतना मोर देन इनफ है। इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है, इंडिया का रैंक 40th हो गया है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। 2015 में आवर रैंक वाज 81। हम 15 से 2022 तक वी हैव ए वेरी गुड जंप एंड वी आर नाउ एट 40। ठीक है, तो ये जो 40 मतलब इतना बड़ा जो डिफरेंस आया है, ये इम्प्रेस आया है इम्प्रूवमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज सर्विसेज, एक्सपोर्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट रिसीव वैल्यू एज वेल एज फाइनेंस फॉर स्टार्टअप्स। ये सारे रीजंस की वजह से हमारा जो रैंकिंग है इतना अच्छा दिख रहा है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन में एक बहुत बड़ा ये दिए हैं डिसीजन, वेयर 51 ईयर्स पुराना एक इश्यूज था उसको ख़त्म कर दिया। अभी जो वुमेन है, मतलब वो मैरिड है कि अनमैरिड है, वो अप टू 24 वीक्स दे कैन गो फॉर एबॉर्शन, राइट। सो इट इज़ अबाउट इक्वल राइट। तो यहाँ पे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, उनका जो ये था कि अनमैरिड वुमेन एंड मैरिड वुमेन में फ़र्क नहीं है, दे शुड गेट एन इक्वल राइट्स। तो वो 24 वीक ओल्ड है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट। तो इस पे हो क्या रहा था, जो सीनियर सिटीजन जिसके नाम पे भी है, उनके डेथ के बाद ये जो अकाउंट्स है ना, जो भी ऑपरेट कर रहा था उसको क्लोज कर दे रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे हम पोस्ट ऑफिस ले रहे थे, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस क्या कर रहे थे, क्लोजिंग दी अकाउंट बाय ट्रीटिंग इट एज ए प्रीमेच्योर क्लोजर, खत्म कर दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल 7 ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके तहत ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट का जो होल्डर है, मतलब जो सीनियर सिटीजन इंसान है, वो अगर मर जाता है एंड द अकाउंट इज बीइंग क्लोज्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द नॉमिनी लीगल हायर, मतलब अगर उनके कोई बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो भी नॉमिनी है, वो नॉमिनी से रिक्वेस्ट आता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो पे होगा टिल द डेट ऑफ डिमाइस, जिस दिन उनका डेथ हुआ तब तक, एंड वो अकाउंट को फाइनल क्लोजर कर दिया जाएगा। लेकिन अब सेकेंड ऑप्शन में गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है, प्रीमेच्योर क्लोजर क्लॉज डज नॉट ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑफ डिमाइस ऑफ SCSS होल्डर, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। The premature closure of the account is applicable only when the account holder requests for closure of own account before the maturity period, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिक रूट बंद हो गया है, मतलब दोनों ही केस में अगर नॉमिनी से आया या खुद अकाउंट होल्डर से रिक्वेस्ट आया तो पूरा इंटरेस्ट पे करके इसको क्लोज किया जाएगा, बाकी तो जैसा है वैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है कुछ वन लाइनर। तो सबसे पहला है एयर बैग्स। तो 1 अक्टूबर मतलब कल के दिन से जो M1 कैटेगरीज के पैसेंजर्स कार है, अब क्या है M1 कैटेगरीज उतने डेप्थ में हम नहीं जाना है,
मिनिमम 6 एयरबैग होना चाहिए, ठीक है, 2 सामने राइडर एंड पिलियन साइड और पीछे के सीट में, राइट। तो इस प्रकार ये 6 होगा। अब कई कई गाड़ी के जो ये रहता है, मतलब डिज़ाइन रहता है, डिज़ाइन के हिसाब से ये पीछे का 2 मॉडिफिकेशन करके डी पिलर पे भी लगा सकते हैं या सी पिलर तक। मोस्टली यूजली कार्स में डी पिलर नहीं होता है, एसयूवीज में होता है, बट हाँ सी पिलर तक वो लगा सकते हैं इसको। तो ये आपको समझ लेना है। बस इस न्यूज़ में इतना ही था। मतलब ये कौन से मिनिस्ट्री से हुआ है? मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वो है CSIR। तो CSIR ने अपना 81st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है ऑन yesterday on 26th सितंबर, राइट। तो ये 26 सितंबर 1942 को सेटअप हुआ है। तो ये कुछ दिनों से ये चल रहा था, कल के दिनों ने इन्होंने सेलिब्रेट किया। अब चलते हैं कुछ एक्विजिशन पे, राइट। इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस है, वो है एसेट्स ऑफ SR ग्रुप। SR ग्रुप का जो भी एसेट्स हैं, ये एसेट को कौन एक्वायर कर लेगा? एर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं शेयर कैपिटल ऑफ 18 सब्सिडरीज ऑफ माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनको कौन कर लेगा? JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड कर लेगा। नाउ नेक्स्ट है अदानी पावर लिमिटेड, ये किसको खरीद लेगी? है DB पावर, डेलीजेंट पावर, इसको शॉर्ट फॉर्म में DB पावर बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। एंड ओके नो, DB पावर अलग है, डेलीजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज को ये अदानी पावर लिमिटेड खरीद लेगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, राइट। सो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो क्या क्या है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, ये टोटल इंडस्ट्रीज का 40.27% है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स, मतलब कोल इंडस्ट्री से जो बाहर आता है, क्रूड ऑयल से जो बाहर आता है, नेचुरल गैस से जो बाहर आता है, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट इकोनॉमी में दिखता है। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री ग्रो किया है, तो सीधा सिंपल बात है ना, स्टील तो हम हमारे रोजमर्रा लाइफ में यूज नहीं करते, हम तभी यूज करते जब हमको घर बनाना हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो। वैसे ही सीमेंट, वैसे ही कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल शो द the production in the increased production in the factories, राइट। तो ये इसका बहुत बड़ा रिफिल इफेक्ट है। इसीलिए कोर इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमी का बहुत मेजर पोर्शन फॉर्म करता है। उसका अगर ग्रोथ हुआ, फॉर एग्जांपल जो डेटा हमारे सामने है वो है अगस्त मंथ का डेटा, राइट। तो ये 3.3% से इंक्रीज हुआ है व्हेन यू कंपेयर दिस विद अगस्त 2021। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमी इज रिबाउंडिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं लुकिंग एट दी 8 कोर इंडस्ट्री वाला डेटा। अब अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, तो हाइलाइट्स में ये है कि मई 2021, तो देखो ये अगस्त का प्रोविजनल डेटा आता है। सो ये कुछ दिन बाद फाइनल होगा अगले मंथ जाके। तो मई मंथ का भी रिवाइज्ड हुआ है 19.3 फ्रॉम इट्स प्रोविजनल 18.1। तो देखो मई मंथ का प्रोविजनल 18.1 था, वो अभी रिवाइज होके फाइनल कितना हुआ है? 19.3% पे हुआ है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 15 पॉइंट एक्शन प्लान। तो देखो ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान निकाला है। अब ये क्या है? टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। और इसमें बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको बस गवर्नमेंट का नाम जान लेना है, दैट इज इनफ। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें कि ये 15 पॉइंट एक्शन प्लान में है क्या, तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे जैसे पंजाब और हरियाणा, दिल्ली इनसे बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे अगर क्रॉप्स बर्निंग होता है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट इन राज्यों में तो दिखता है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा इफेक्ट दिखता है, बिकॉज दिल्ली ऑलरेडी पोल्यूटेड है। तो ये आके एड ऑन इफेक्ट करता है। तो इनको कोऑर्डिनेशन के लिए कोई लोग चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन के लिए उसमें भी ये 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान में इंक्लूडेड है। दूसरे अगर हम बात करें तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बहुत होता है, एंड कंस्ट्रक्शन से होने वाली पोल्यूशन, सो उसको कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक टीम बनाया। सो अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, सो दिवाली में क्रैकर बैन किया है गवर्नमेंट ने। तो ये सारा चीज इंप्लीमेंट हो ताकि
जो एयर पोल्यूशन है वो ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए 15th एक्शन प्लान उन्होंने लाया है। सो हम उनको उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। 15 पॉइंट एक्शन प्लान किस गवर्नमेंट ने किया है? दिल्ली ने किया है, टू कॉम्बैट व्हाट? एयर पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कल के दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को हाइक कर दिया है एट 5.9%। तो आज के दिन में रेपो रेट कितना है? 5.9%। अब आरबीआई रेपो रेट क्यों हाइक करता है? टू सक द लिक्विडिटी, सक द लिक्विडिटी। अब सक द लिक्विडिटी क्यों? वाई? टू, वाई का आंसर होगा टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% है अगस्त के मंथ में, राइट। एंड आरबीआई खुद बोल रहा है कि आगे जाके इन्फ्लेशन सितंबर में ये 7.2 भी हो सकता है, सो बढ़ सकता है इन्फ्लेशन। सो इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके आज के दिन में वो क्या है? 5.9 है। पहले था 5.4%, 50 बेसिस पॉइंट ऐड हुआ, वो 5.9% हो गया है। जो स्टांस है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कंटिन्यू किया है आरबीआई। पिछले अगस्त मंथ पे जो हुआ था 5 अगस्त के आसपास, तब ये विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन तभी किया गया था, तो उसको रिटेन किया गया। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट फिक्स है 3.35 पे। एमएसएफ एंड बैंक रेट चेंज हुआ है टू 6.15%। सीआरआर एंड एसएलआर पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सीआरआर 4.50 है, एसएलआर 18% है। जीडीपी का जो रियल जीडीपी का प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो 7.2% है। इसको रिटेन किया गया। रिटेन इन द सेंस, जो अगस्त 5 में जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था उसमें भी आरबीआई ने 7.2 बोला था, सो वो रिटेन्ड है। अगेन सेम केस विद दी सीपीआई इन्फ्लेशन एज वेल। यहाँ पे भी 6.7% रिटेन किया गया है फ्रॉम दी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज ये हुआ है कि जो 6 मेंबर का कमिटी है, उसमें से सिर्फ डॉक्टर अशीमा गोयल, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से हैं, इन्होंने बोला कि रेपो रेट को 32 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देते हैं। बाकी सारे 5 मेंबर ने बोला कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या मेजोरिटी विंस, इसीलिए आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। अब आप सोच रहे होगे, जब 3 मेंबर कुछ बोलेंगे तो फिर क्या होगा? तो टाई हो जाएगा, मेजोरिटी हो ही नहीं पाएगा। तब रोल आएगा आरबीआई के गवर्नर का, जिनके पास क्या है? उनके पास वेटो पावर है। मतलब जब ऐसा टाई के सिचुएशन में वो +1 एक वोट वो एक्स्ट्रा डाल के किसी भी डिसीजन को वेटो कर सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली ही इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, तो उनके पास एक वेटो पावर होना चाहिए, तो उनके पास वो वेटो पावर है। नेक्स्ट मीटिंग 5 से 7 दिसंबर 2022 को होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये हमको याद नहीं रखना है, लेकिन इसको इसलिए लिखा, आपको ये बात समझना है कि ये हर 2 मंथ में होता है, मतलब ये बाई मंथली है, हर 2 मंथ्स में एक बार होता है। पिछला ये अगस्त में हुआ था 5 के आसपास, अभी ये सितंबर के लास्ट में हुआ, अभी फिर दिसंबर की शुरुआत में होगा। हर 2 मंथ में ये एक बार होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग बैठाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर। तो पहला है अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये कल के दिन में इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, मतलब उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये कुलपुर स्टेशन टू दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन, ये फेस 1 है, जो 32 किलोमीटर का है। एंड ये सारा डिटेल्स आपको याद रखना है, मतलब आपको ना पूछ सकता है। आई रिमेम्बर इन सम एग्जाम, शायद पुणे मेट्रो का पूछा गया था क्वेश्चन कि वो कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है। सो अहमदाबाद मेट्रो 32 किलोमीटर के स्ट्रेच को फेस 1 में इंक्लूड करके उसको इनोग्रेट किया गया है। फेस 1 का टोटल कॉस्ट है 12,900 करोड़ रुपए। ये जो मेट्रो रेल आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंडर में आता है। देन ओएनडीसी नेटवर्क स्टार्ट्स बेटा टेस्टिंग। तो कौन से शहर में ओएनडीसी ने बेटा टेस्ट किया है? बेंगलुरु में किया है, ठीक है। एंड 500 से भी ज्यादा ऑर्डर इन्होंने प्रोसेस किया है कल के दिन में, राइट, क्योंकि हम ये कल का न्यूज देख रहे हैं आज के न्यूज़पेपर से, तो ये कल के दिन में हुआ है। एंड इसमें पेटीएम पेटीएम मॉल पहला प्रोवाइडर बना है, राइट। ये आपको याद रख लेना है, कौन सा मॉल? पेटीएम मॉल पहला प्रोवाइडर बना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 5G सर्विस इन इंडिया।
तो आज के दिन पे मतलब 1 अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 ये भी वो लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ पे? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप और नोट करो कि थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 क्या है? एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस इन न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है राइस प्रोक्योरमेंट। तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है राइस प्रोडक्शन इसका प्रोक्योरमेंट का, वो 518 लाख मेट्रिक टन है। कितना प्रोक्योर किया जाएगा? कब? खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 509.82 लाख मीट्रिक टन किया गया था। अब इस साल उससे ज्यादा होगा, 518 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे आते हैं, वो है 6th एनुअल डे। तो 6th एनुअल डे किसका? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 2016 से लागू है देश में, आईबीसी कोड 2016। तो वो अपना 6th एनुअल डे मना रहा है कब? 1 अक्टूबर 2022। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। ये क्या है? The Pension Fund Regulatory and Development Authority has kick-started a campaign under Azadi Ka Amrit Mahotsav. The pension regulator will be observing 1 October as the National Pension System Divas. तो ये तो याद रखना ही है क्योंकि ये नया है, अभी से शुरू हुआ है एंड ये एग्जाम में डे के हिसाब से पूछ सकते हैं। अब क्यू टू प्रमोट द पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। एंड पेंशन को कौन करता है? ये पीएफआरडीए प्रमोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है SPMCIL लॉन्चेस। तो लॉन्चेस क्या? इन्होंने नवरात्रि फेस्टिवल को देखते हुए एक 40 ग्राम का कॉइन को लॉन्च किया है, सिल्वर कॉइन को। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट कोलकाता ने बनाया है। तो ये आपको ध्यान देना है। देन आगे चलते हैं, स्टेट डिसास्टर मिटिगेशन फंड। तो यूनियन जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने 488 करोड़ जो कि सेंट्रल शेयर है, ये स्टेट डिसास्टर मिटिगेशन फंड में दे दिया है 3 स्टेट को, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड गोवा को, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, 2021-22 फॉर अंडरटेकिंग मिटिगेटिंग एक्टिविटीज एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्यों दिया गया है? तो ये दिया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 32,031 करोड़ फॉर SDMF एंड रुपीज 13,693 करोड़ फॉर द नेशनल डिसास्टर मिटिगेशन फंड फॉर द ईयर 21-22 टू 25-26, 5 साल के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और कुछ वन लाइनर पे, वो है पब्लिकेशन डिवीजन बैग्स 9। अब 9 क्या है? तो उनको 9 अवार्ड मिला है। कहाँ पे? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स को अवार्ड मिला है 42nd एनुअल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन 22। इस वाले एनुअल अवार्ड फंक्शंस पे उनको 9 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है, 9 प्रेस्टिजियस अवार्ड। और कौन दिया है, किसको मिला है? स्वच्छ भारत दिवस। ये तो आपको पता ही होगा कि जो स्वच्छ भारत दिवस है वो 2 अक्टूबर को कौन मनाने वाला है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग। स्वच्छ भारत दिवस तो उस दिन है, तो उस दिन देश में हर कोई मनाने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे प्रोस्पेक्ट को देख रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। साथ साथ दे विल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फंक्शनैलिटी असेसमेंट FY 21-22 रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस फंक्शन में शामिल होंगी एंड उनको ये वाला रिपोर्ट जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा। देन जल जीवन सर्वेक्षण 23 रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान एंड स्वच्छ जल सुरक्षा कैंपेन, ये 2 कैंपेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कल के दिन में लॉन्च होगा। कल मतलब आने वाला कल के दिन में लॉन्च होगा, 2 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन लाइन पे, वो है पर्यटन पर्व। तो ये क्या है? ये पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है एट छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, कहाँ पे? मुंबई में। ये एक 3 डे टूरिज्म फेस्टिवल है। ठीक है, पर्यटन पर्व। तो देखो पर्यटन पर्व से आपको समझ में तो आ जाएगा कि टूरिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आपको
ये कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो वो आपको याद कर लेना है, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। देन नीति आयोग फर्स्ट इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक लेक्चर, तो ये क्या है, तो नीति आयोग ये एक फर्स्ट टाइम एक लेक्चर सीरीज को लॉन्च किया है जिसको वी के पॉल ने डिलीवर किया है, डॉक्टर वी के पॉल। तो ये आपको याद कर लेना है, दिस इज इंडिया फर्स्ट, नीति आयोग फर्स्ट इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक लेक्चर सीरीज। ठीक है, आगे इससे ये लेक्चर खत्म होता है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB एंड द बीपीडिया, ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग, टिल देन प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB।